हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हुए से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 3 पहले इससे क्लासेस हो चुकी हैं, उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है? ऑप्शंस में है गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। यहाँ पर सही क्या होगा? सभ्यता को संस्कृति का जटिल और विकसित रूप इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर सही है। कल्चरल सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? सांस्कृतिक समाजशास्त्र ये पुस्तक गिलेन एंड गिलेन की है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, सभ्यता की बात की जाए तो सभ्यता क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। सभ्यता क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। ये मानव, ये व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि देती है। ठीक है, जो सभ्यता है यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मानव को जो खुशी है, संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे टीवी हो गया है ना, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभ्यता के अंतर्गत आएंगे। अगर एक आता है प्रश्न अंतर का कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है, ठीक है, तो सभ्यता क्या है? सदैव आगे बढ़ती है, लेकिन संस्कृति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सभ्यता क्या है? मूर्त है, लेकिन जो संस्कृति है, कल्चर है, वो अमूर्त है। सभ्यता का जो प्रसार होता है वो चारों ओर होता है, लेकिन जो संस्कृति है वो एक दिशा में इसका प्रसार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना। और जो संस्कृति है, कल्चर, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितनी भी लोग पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर जरूर चेक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, सही बताना है। यहाँ पर क्या होगा आइए देखते हैं। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ पर सभ्यता, एक सेकेंड, यहाँ पर जो सभ्यता है वो ठीक है, सभ्यता क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता सांस्कृतिक, हाँ ओके, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। ठीक है, सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है और सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ये तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभ्यता संस्कृति की क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं। सभ्यता संस्कृति को शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, सभ्यता संस्कृति को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है और सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है? जॉनसन, गिडेंस, सीमेल, किम्बॉल यंग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण इनमें से किसके द्वारा माना गया है? बताइए। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले समाजीकरण की बात GH मीड के द्वारा की गई है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण की बात की है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन प्रयत्न यह चलती है प्रक्रिया, निरंतरता इसमें पाई जाती है, गतिशील प्रक्रिया है ये। प्रारंभिक इसकी जो अवस्था है वो क्या हो जाएगी? प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है।
याद रखिएगा, प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है, जो भी आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है, महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया है, चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति की पूरे जीवन भर चलती है, ठीक है। निरंतरता पाई जाती है, गतिशील प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है, और जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि व्यक्ति या बालक जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के जो मानक मूल्य मानदंड है उनको आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वो ही समाजीकरण कहलाती है। दूसरे समाज के मानक मूल्य दंडों को आत्मसात नहीं किया जाता है, बल्कि जो व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है वहां के मानक मूल्यों को जो आत्मसात करने की प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर सही क्या होगा, गिडेंस हो जाएगा। गिडेंस ने जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर या एक जिसे हम एकाकी परिवार कहते हैं, जिसमें पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई इनमें से किसके द्वारा माना गया है? रोजर एंड हैरिस, एफ वोगेल, लीच, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा रोजर एंड हैरिस, ठीक है। रोजर एंड हैरिस है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वोगेल की बात की जाए तो इन्होंने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। ध्यान रखिएगा, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन वोगेल द्वारा किया गया है। और जो लीच है, ठीक है, लीच ने क्या किया? औद्योगिक समाज में परिवार का निराशावादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। औद्योगिक समाज में परिवार का निराशावादी दृष्टिकोण से अध्ययन लीच द्वारा किया गया है। पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार की बात की थी, या विलगित नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है, विलगित नाभिकीय परिवार, ठीक है, याद रखेंगे आप। विलगित नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? सही क्या होगा? अनुच्छेद 338 होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे हैं, इनमें से कौन से स्टेट्स होंगे? सही क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनता का निर्बल वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, धारा 46 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोमिला कपूर, फ्रेजर फ्रायड, आशा हंस एंड एनी पेत्रे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी ये बुक है, किसकी हो जाएगी? आशा हंस एंड एनी पेत्रे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पर क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर मिलान करना है। पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? नगर पालिकाओं में SC ST का जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में वर्णन है उसका? लोकसभा में SC ST का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में है? विधानसभाओं में किस अनुच्छेद में दिया गया है उसका वर्णन? ये इस तरीके से पूछा गया है।
यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 243 डी में इसका वर्णन है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो उसका वर्णन 243 टी में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है ये 330 में है, और विधानसभाओं में SC/ST का जो रिजर्वेशन है अनुच्छेद 332 के तहत है, मिला है उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। जो वृद्धि होती है उसका क्या परिणाम होता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ये मंद कर देती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ये तीव्र करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ना तो मंद करती है और ना ही तीव्र करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर हम बात करें MN श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की, तो जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है श्रीनिवास द्वारा दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संस्कृतिकरण क्या है, इसमें ये कैसी प्रक्रिया है? इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति है, किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज है, उनकी जो जीवन शैली है, धार्मिक कर्मकांड है, उनका अनुकरण करती है, और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जो जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है, तो इनकी जो बुक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है जिस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडियाज विलेजेस करके भी इनकी पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्न में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी और राजनीतिक अपराधी दिए गए हैं। सदरलैंड ने अपराधियों का जो वर्गीकरण किया था वो कितने प्रकार का किया था? कौन कौन से बताए थे और किस पुस्तक में है? पुस्तक का देखिए यहाँ पर नाम भी दिया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। यहाँ पर सही क्या होगा? निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने अपराध की गंभीरता जो अपराध की गंभीरता है उसके आधार पर भी जो क्राइम है, अपराध है, उसके दो प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया साधारण अपराध हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जघन्य अपराध। ठीक है, जघन्य या गंभीर अपराध, ये दो प्रकार अपराध के सदरलैंड द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? अपराधी जो अपराध है वो सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात। जैसे कि लोम्ब्रोसो कहते हैं जो अपराधी होता है वो जन्मजात से, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, ये उनका कहना था। इन्होंने कहा था कि जो अपराध है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात है। ये सदरलैंड का कहना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है? SC दुबे, योगेश अटल, BR चौहान, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? SC दुबे, श्यामा चरण दुबे है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इनके जैसे कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं, जैसे कि द कमार नाम से है, इन्होंने कमार जनजाति पर सबसे पहले अध्ययन किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है, कमार जनजाति पर फील्ड वर्क से रिलेटेड पूछा जाता है ना, तो कमार जनजाति पर अध्ययन किसका है? SC दुबे का है। द कमार नाम से इनकी पुस्तक है। फिर एक बुक है इनकी एन इंडियन विलेज। ठीक है, एन इंडियन विलेज हो जाएगी। इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटीज है। ठीक है, यहाँ पर द कमार एंड इंडियन विलेज, इंडियन सोसाइटीज, ये
तीन इनकी इंपॉर्टेंट बुक है एस.ए. दुबे की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्रसरण, संस्कृति संक्रमण, आत्मसातकरण, समाजीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आत्मसातकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और आत्मसातकरण की बात की जाए तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो रॉबर्ट पार्क द्वारा किया गया है। रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले आत्मसातकरण की बात की थी और इन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है। 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ये जो 4 चरण है वो कौन कौन से हैं, आइए उसके भी देख लेते हैं। पहला क्या उन्होंने बताया? संपर्क। पहला क्या है? संपर्क को बताया। दूसरा इन्होंने प्रतियोगिता बताया है। पहला संपर्क हो जाएगा, दूसरा प्रतियोगिता है, तीसरा समायोजन है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? समायोजन। और चौथा हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, चौथा हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकाचार तथा लोक रीति द्वारा नियंत्रित होते हैं, धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, विधिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति निम्न में से किससे सही प्रकार से बताई जा सकती है? महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, महिला द्वारा परिवार की मुखिया बनना, महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता, परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा के भाव। आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्न में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है? तो यहाँ पर महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुरक्षण होगा। डी यहाँ पर सही होगा। पार्सन्स की बात की जाए तो पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 मुख्यतः योगदान रहा है। एक तो सामाजिक व्यवस्था पर है, ठीक है, सोशल सिस्टम पर है सामाजिक व्यवस्था। दूसरा प्रकार्यवाद पर रहा है और तीसरा सामाजिक क्रिया पर। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण इनके योगदान है समाजशास्त्र में। और इनके अगर हम बुक्स की बात की जाए, ठीक है, इनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो एक जो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये किसकी है? पार्सन्स की है। इसके अलावा द सोशल सिस्टम है, द सोशल सिस्टम है, 1951 में आती है ये बुक, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पार्सन्स की, इसे आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी है राइट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न समाजशास्त्री में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? जीएस घुरिये, मैकिम मेरेट, एमएन श्रीनिवास, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने जाति को विस्तृत स्वजन्य समूह कहा? सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाति की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, वर्णन है, वो जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। कई बार आपको बताया गया है। यहाँ पर इरावती कार्वे होगा। ठीक है, इरावती कार्वे होगा। और इन्होंने जाति व्यवस्था की 2 मूलभूत विशेषताएं बताई थी। एक तो अंतः विवाह है, ठीक है, अंतः विवाह है, और दूसरा परंपरागत व्यवसाय है।
परंपरागत व्यवसाय और अंतःविवाह, ये दो जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो इरावती कार्वे द्वारा बताई गई हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंस बुक्स हैं, जैसे कि एक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एक ये है, ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। दूसरी है हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी। ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इरावती कार्वे की। नेक्स्ट है, उन स्थायी सामाजिक प्रतिरूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं और स्थिति से उत्पन्न होते हैं। एकीकरण उन्हें कहेंगे, संस्थाई कहेंगे, संयुग्म कहेंगे या प्रधान कहेंगे। उन स्थायी सामाजिक प्रतिरूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं और स्थिति से उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संस्थाई कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संस्था के विकास की अवधारणा समदन ने दी है। संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है, संस्थाकरण। और द्वितीयक संस्था, संस्थाकरण और जो द्वितीयक संस्था की जो अवधारणा है ये दो पार्सन्स द्वारा दी गई हैं, ठीक है। और संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था का जो कॉन्सेप्ट है, टोटल इंस्टीट्यूशन, वो गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, नृजाति केंद्रितता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिससे ये आंकड़े हैं अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य संस्कृतियों के संदर्भ में, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हुए कि अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है उस व्यक्ति की संस्कृति, या फिर अन्य समाज को उन समाजों में विद्यमान मूल्यों के संदर्भ में देखती है, अपने स्वयं के समाज को शारीरिक एवं सामाजिक संपर्क पर लगाए गए विरोधी के रूप में देखती है। यहाँ पर क्या है, नृजाति केंद्रितता, ये जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है, समनर, ठीक है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था ना, समूह के दो प्रकार, अंतः समूह और बाह्य समूह, ये समनर ने ही बताए हैं। यहाँ पर अन्य की संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के संदर्भ में देखता है व्यक्ति। अन्य संस्कृति का जो मूल्यांकन है अब वह अपनी संस्कृति के मूल्यों, मानदंडों के अनुरूप करता है और ये पाता है कि उस व्यक्ति का जो कल्चर है वो दूसरी संस्कृति से, कल्चर से बेहतर है, श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह की संकल्पना को निरूपित करता है। आइए देखते हैं। पहला है, ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्षता मिलते और अनन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे के बारे में अंतरंगता से जानते हैं और आपस में भावात्मक संबंध रखते हैं। दूसरा है, एक समूह या कोटि जिसमें लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन संबंध रखते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा से संबंधित क्या है यहाँ पर सही, पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप की बात की जाए तो ये जो अवधारणा है वो कूले के द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है, 1909 में आती है ये, इसे आप ध्यान में रखेंगे, 1909 में ये पुस्तक आती है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की इस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। कूले ने कहा था कि प्राथमिक जो समूह है ये व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है। और प्राथमिक समूह के जो उदाहरण बताए थे, 3 बताए थे, एक तो परिवार बताया, दूसरा पड़ोस बताया, ठीक है, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, ये 3 उदाहरण बताए हैं प्राथमिक समूह के। कूले द्वारा एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह को अंतः समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, संदर्भ समूह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह होगा, प्राइमरी ग्रुप होगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है ड्यूमो, जातीय सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है ना कि स्त्रीकरण का गुरनाम मेडॉल।
यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोनों ही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, ये गुरनाम मिर्डॉल का कहना है। और जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है, ना कि स्त्रीकरण, ये ड्यूमो का कहना है। तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, या किसने कहा, फ्रेजर, मैरेट, टाइलर, मैक्स मुलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, या किसके द्वारा कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेजर होगा, फ्रेजर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो फ्रेजर हैं इन्होंने जादू को आभासीय विज्ञान या आभासीय कला कहा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैजिक की बात हो ही रही है तो मेलानोव्स्की की भी कर लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। मेलानोव्स्की, इन्होंने जादू विज्ञान धर्म की बात की थी, और इन्होंने धर्म प्लस जादू इसे पवित्र बताया, विज्ञान को, साइंस को इन्होंने अपवित्र बताया, ठीक है। जादू धर्म को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र बताया है मेलानोव्स्की ने। दुर्खीम क्या कहते हैं, अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दुर्खीम और मेलानोव्स्की में। दुर्खीम ने धर्म को पवित्र कहा है, ठीक है, धर्म को पवित्र कहा है, और जादू प्लस विज्ञान, जादू प्लस विज्ञान को अपवित्र कहा है, ठीक है। जादू और विज्ञान को अपवित्र कहा है, धर्म को पवित्र कहा है दुर्खीम ने। मेलानोव्स्की जादू और धर्म दोनों को ही पवित्र कहते हैं, साइंस को अपवित्र कहते हैं। और फ्रेजर ने जादू को आभासीय विज्ञान या आभासीय कला कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप एग्जाम्स के लिए याद कर ले, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है, रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थार्नर, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में इनमें से किसने किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी डेनियल थार्नर होगा। डेनियल थार्नर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में ना सहयोग है और ना ही संघर्ष है। तो इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सहयोग की बात की जाए तो ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, और संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, जब इससे संबंधित क्लासेस ली गई थी तो वहां पर बताया गया था, इसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। सहयोग के बारे में बात की जाए तो सहयोग क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, या जो कुछ जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मिलकर किया जाने वाला जो सामूहिक प्रयास होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहयोग कहते हैं। और अगर हम बात करें संघर्ष को, संघर्ष से संबंधित, तो संघर्ष से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है, वेबर का। वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, और सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये ग्रीन का कहना है, ठीक है। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, और वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे, पुनः समाजीकरण कहेंगे, सामाजिक स्थिति कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, समझ का आदान प्रदान कहेंगे। सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा। समाजीकरण से संबंधित एक जॉनसन की परिभाषा है जो कि काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है। उन्होंने कहा था सभी तरह का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त व्यवहार होते हैं उनको ही सीखना समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, यह सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये जीवन प्रयत्न चलती है व्यक्ति के, इसलिए इसमें निरंतरता पाई जाती है, यह गतिशील प्रक्रिया है।
प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोर अवस्था मानी जाती है, और व्यक्ति या बालक जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानक मूल्यदंड मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इनसे संबंधित एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? टॉयनबी, सोरोकिन, पैरेटो, स्पैंगलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? चुनौती और प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये सभी कराया गया है। टॉयनबी का, सोरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत, पैरेटो का विजात वर्ग का सिद्धांत, स्पैंगलर का सिद्धांत चक्रीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सभी कराया गया और सभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इसका भी फोल्डर आपको मिल जाएगा, नहीं देखा हो तो आप क्लासेस वहां से देख सकते हैं। थियरीज कंप्लीट कराई गई हैं और फिर एक एमसीक्यूज का अलग फोल्डर बनाया गया है। यहाँ पर चुनौती और प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है वो टॉयनबी द्वारा दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। और विश्व की, ठीक है, विश्व की 21 सभ्यता का इन्होंने अध्ययन किया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 21 सभ्यता का अध्ययन टॉयनबी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह तर्क है। ऑप्शन है रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही प्राकृतिक है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह किसका तर्क है? रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। ट्राइबल सोसाइटी है ना, गांव समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, ये सभी कंप्लीट कराए गए हैं। यहाँ पर सी होगा, मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्था के विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? अभी आपको बताया गया। ऑप्शंस में समनर, टॉनीज, रॉस, जिन्सबर्ग दिए गए हैं। संस्था के विकास की बात किसने की है? समनर ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। संस्थाकरण और द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की जो अवधारणा है वो गॉफमैन ने दी है। नेक्स्ट है, लास्ट है ये, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति, या फिर मुख्य परिस्थिति। एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है उसे हम क्या कहेंगे? सही यहाँ पर क्या होगा? अर्जित परिस्थिति। लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थिति है ये जन्म से मिलती है, जैसे कि कास्ट सिस्टम व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है, जेंडर है, ठीक है। और जो अर्जित परिस्थिति से व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।